तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे विद्युत जनित्र के बारे में, अर्थात डायनमो के बारे में। और डायनमो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि विद्युत जनित्र का सचित्र क्रियाविधि एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें सभी टॉपिक के बारे में लगभग हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा विद्युत जनित्र। तो चलिए देखते हैं विद्युत जनित्र के बारे में क्या कह रहा है। इसका आखिरकार विद्युत जनित्र होता क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है, ये वर्ग कैसे करते हैं और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न जो है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये लास्ट टॉपिक है। और हम प्रश्न के रूप में लिखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये पूछेगा कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत क्रियाविधि का वर्णन करें, या डायनमो का। तो यहाँ पर विद्युत जनित्र के जगह पर क्या होंगे, डायनमो। तो इससे पहले बच्चों हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक टर्म का, हम बात करते हैं पहले। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताए थे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई धारावाहिक चालक तार को रखते हैं, नहीं धारावाहिक चालक तार नहीं, किसी चालक को रखते हैं एक लूप के रूप में। और जब हम उस पर बल लगाएंगे, तो बल जब लगाएंगे, जब उसको रोटेट करेंगे, अर्थात उस चालक को अगर हम उस लूप को रोटेट करवाएं, तो क्या होगा, उसमें धारा प्रेरित होगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे क्या बताया था कि जब हम एक लूप लेते हैं और एक कोई क्षण चुंबक लेते हैं, जब उस दोनों के बीच में आपेक्षिक गति उत्पन्न करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, धारा प्रेरित होते हैं। तो धारा प्रेरित होते हैं, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं, धारा प्रेरित होते हैं। तो इसी सिद्धांत पर क्या कार्य करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनित्र कार्य करते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग साहब ने धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिए, जिसे कहा जाता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अर्थात फ्लेमिंग साहब ये बताते हैं कि जब इस लूप एवं क्षण चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति उत्पन्न किया जाता है, तो इसमें धारा प्रेरित होता है। तो फ्लेमिंग साहब बताते हैं कि यदि हम दाएं हाथ की 3 उंगलियां, फ्लेमिंग अपने दक्षिण हस्त नियम में कहते हैं कि यदि हम दाएं हाथ की 3 उंगलियां, देखिए दाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी, तो मध्यमा प्रेरित होने वाले विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ये कहता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ये दक्षिण हस्त नियम ये कहता है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये कहता है। तो धारा को, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। और अभी अभी आप लोगों को बताया है कि इस नियम के अनुसार होता क्या है, एक बार पुनः समझ लीजिए। इसमें बताया गया है कि यदि हम दाएं हाथ की 3 उंगलियां, ये देखिए दाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी, तो मध्यमा उस चालक में प्रेरित होने वाले विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो इसके बारे में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये नियम पूछ सकता है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, यदि हम दाएं
3 उंगलियां, मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा। कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक की गति की दिशा, को व्यक्त करेगी। तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। व्यक्त करेगी। तो बच्चों इसी सिद्धांत पर, यही रूल के अनुसार विद्युत जनित्र में धारा प्रेरित होते हैं। तो ये था फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो उम्मीद है कि यह नियम आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अब हम देखते हैं विद्युत जनित्र के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत जनित्र के बारे में। तो विद्युत जनित्र होता क्या है बच्चों? देखिए विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है, देखिए विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब विद्युत जनित्र, हम बोल सकते हैं कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। उसी को बोलते हैं विद्युत जनित्र या डायनमो। उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र या डायनमो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो विद्युत जनित्र क्या होते हैं? तो ये देखिए विद्युत जनित्र का एक बनावट है। तो हम बात करते हैं इसके बनावट के बारे में। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। विद्युत जनित्र है, तो विद्युत जनित्र किसे कहते हैं अभी जो हम बताए हैं। तो क्या बताएं? देखिए विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत जनित्र परिवर्तित करते हैं। तो किस ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को। किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं विद्युत मोटर का। तो विद्युत मोटर कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वहां पर विद्युत ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये हमारा विद्युत जनित्र के बारे में परिचय था। अब अगर हम देखें विद्युत जनित्र की बनावट, तो बनावट का अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए एक फोटो है, एक डायग्राम है, किरण आरेख है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बच्चों विद्युत जनित्र जो होते हैं, विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं। देखिए जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक NS बोलते हैं। तो ये जो लगे हैं, ये जो मैग्नेट है, इसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक। तो विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं। क्लियर है? नाल चुंबक जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो नाल चुंबक होते हैं जिसे क्षेत्र चुंबक NS कहते हैं। जब हम इसकी बनावट लिखते हैं तो क्षेत्र चुंबक क्या कहते हैं? NS कहते हैं। तो इसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके ध्रुव खंडों के बीच, ये जो आपको दिख रहा है NS दिख रहा है, ये नाल चुंबक का ध्रुव खंड है। इसके ध्रुव खंडों के बीच अब होते क्या है? तो इसके ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे के प्लेट पर
फेरों की अधिक संख्या वाली तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है, जिसे हम बोलते हैं आर्मेचर। यहाँ पर ए बी सी डी क्या हो जाएगा, आर्मेचर हो जाएगा। बात आया समझ में। और इसके हम बनावट का बात करते हैं तो विद्युत जनित्र में क्या होते हैं, एक शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक। और इसे हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं एनएस, अर्थात क्षेत्र चुंबक, इसका मतलब एनएस। ये नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच ये जो नरम लोहे के प्लेट है, फेरों की अधिक संख्या वाली तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है, जिसे हम आर्मेचर एबीसीडी कहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ये एक प्रकार का किरण आरेख है, इसलिए ऐसा पिक्चर दिख रहा है। तो उम्मीद है इसके ऊपर क्या होते हैं, तो तांबे के तार की कुंडली क्या होते हैं, लिपटी होते हैं बच्चों। बात आया समझ में। तो इसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए इसके जो छोर है, आर्मेचर के दोनों छोर पित्तल के दो सर्पी वलय मतलब फुल रिंग के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, R1 तथा R2। इसमें दो रिंग होते हैं, एक R1 वाला दिख रहा है और दूसरा क्या है, R2 वाला। तो दो रिंग होते हैं, पित्तल के दो सर्पी वलय होते हैं, जिसके आंतरिक भाग जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं। इसके अंदर वाला भाग जो होते हैं क्या होते हैं, विद्युत रोधी, और उसी के अंदर धुरी जुड़े होते हैं। इसके अंदर ही क्या है, ये जो दिख रहा है ये धुरी है, नहीं, जिसके माध्यम से आप लोग देखे होंगे जनरेटर, तो उसमें क्या किया जाता है, हैंडल मारा जाता है। तो आर्मेचर से वो जुड़े होते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए विद्युत रोधी अगर नहीं होता तो पता चलता है कि हैंडल मारते समय उसमें करंट सप्लाई हो रहा है, तो उसमें जो ऑपरेटर है, जनरेटर ऑपरेटर, जो भी व्यक्ति उसमें हैंडल मारता है तो उसमें करंट भी लग सकता था, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का आघात के कारण वहां पर व्यक्ति जोखिम में पड़ सकता था। तो इसके आंतरिक भाग जो होते हैं इस वलय के, वो क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। इतना क्लियर है। तो हम क्या बताए हैं कि आर्मेचर के दोनों छोर पित्तल के दो सर्पी वलय R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। आया समझ में। अब देखिए ये पित्तल के दो जो वलय है, इससे कार्बन के दो ब्रश B1 तथा B2 मतलब R1 से B1 तथा R2 से B2 लगे होते हैं। इन्हीं पेंच से हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं आगे, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अब देखिए यहाँ पर धारा को संसूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर जुड़े होते हैं, जो इसमें विक्षेपित होने वाला थोड़ा भी विद्युत धारा का फ्लो होगा तो इसको इंडिकेट कर देगा। तो इसकी बनावट, लेकिन यहाँ पर तो अधिक कैपेसिटी वाला बनाया जाता है, मेगावाट वाला, किलोवाट वाला अभी अधिकांशतः देखे होंगे, मेगावाट, गीगावाट, इस प्रकार के बड़े बड़े जनित्र बने होते हैं, नहीं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी नाम सुने होंगे, थर्मल पावर प्लांट का नाम सुने होंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वहां पर बिजली उत्पादित किया जाता है तो आर्मेचर को घुमाने के लिए, नहीं। तो वो सब आगे वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये इसकी बनावट है। तो हम यहाँ पर जैसा कि आपको बनावट हम लिख दिए हैं, बनावट कुछ है तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली नाल चुंबक एनएस होते हैं, जो क्षेत्र चुंबक कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं, क्षेत्र चुंबक कहलाते हैं। इनके ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे की प्लेट से बनी क्रोर पर फेरों की अधिक संख्या वाले तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। क्लियर है। अब देखिए जनित्र का जो क्या कहलाते हैं, आर्मेचर कहलाते हैं। अब आर्मेचर के क्षेत्र चुंबक के ध्रुव के बीच में क्या होते हैं, यह अक्ष पर घूर्णन करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये इस अक्ष पर, ये एक प्रकार का अक्ष है, इमेज किया गया है, नहीं कल्पना किया गया कि ये अक्ष है और इसी पर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये इसी पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखिए आर्मेचर क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पित्तल के दो वलयों R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। ये देखें R1 तथा R2 से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जो कि आपको बताए हैं। पुनः जो भाषा लिखा हुआ है, कार्बन के दो स्थिर ब्रश जो होते हैं B1 तथा B2, इनको
ये परस्पर वलय को स्पर्श करते हैं, इन्हीं से क्या करते हैं, इसी ब्रश से हम क्या करते हैं, परिपथ को जोड़ते हैं। दोनों वलय की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़े होते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करने के लिए एक डिवाइस जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। तो ये इसका बनावट था, ये इसका क्या था, बनावट था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्रिया विधि का। किसका बात करते हैं, क्रिया विधि का। क्रिया सिद्धांत क्या है, तो अगर हम बात करते हैं इसके क्रिया सिद्धांत का, क्रिया सिद्धांत, तो हम डायग्राम को पहले देखते हैं और इसमें क्रिया सिद्धांत को समझते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें क्रिया सिद्धांत का, तो जब आर्मेचर, ये जो आर्मेचर है एबीसीडी, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। घूर्णन करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और यह जो है इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इसके ध्रुव खंड जो है क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंड के बीच इसके चुंबकीय बल रेखा के लंबवत रहे। क्या रहे, लंबवत रहे। अब देखिए फ्लेमिंग का यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएंगे। अगर हम देखा जाए इसमें, तो इसमें AB और CD, AB और CD इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि यह क्या रहे, इसको लगभग इसके जो चुंबकीय बल रेखा है उस पर क्या रहे, लंबवत रहे। अब जब मान लीजिए कि इसको अगर रोटेट किया जाए कि CD कैसे, ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर, इस प्रकार से रोटेट किया जाए तो प्रेरित होने वाला धारा कैसा होगा। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे। तो ये देखिए अगर हम इस प्रकार से लगाते हैं, ये देखिए यहां पर, तो ये तो हो गया, यहां पर उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहां पर क्या होते हैं, देखिए पहले इसमें समझिए, आर्मेचर एबीसीडी क्षेत्र चुंबक के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इनकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कैसी होती है, लंबवत होती है, जो कि आपको बताए हैं। अब ये दोनों वलयों को धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम घुमा रहे हैं, इस प्रकार से हम घुमा रहे हैं कि ये एक दूसरे पर यहाँ पर बल युग्म बनाएगा। जैसे ही हम इसको ऊपर की ओर या इसको नीचे की ओर हम जैसे घुमाए, हम यहाँ पर ये जो धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा हम यहाँ पर ये घुमाने पर डिपेंड करेगा। अब फ्लेमिंग का अगर हम दक्षिण हस्त नियम लगाएं, तो दक्षिण हस्त नियम लगाएं, ये देखिए तो ये धारा इस प्रकार से और इस प्रकार से, हाँ तो ये देखिए इसमें धारा कैसे प्रेरित हो रहा है, जब ये इसका जो भुजा है AB ये ऊपर की ओर आएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट, मतलब ये नीचे की ओर जाएगा। नहीं तो प्रेरित होने वाला धारा जो है, और यहाँ पर ये जो तर्जनी है ये नॉर्थ से साउथ की ओर दिखा रहा है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर क्या बनते हैं, बलयुग्म बनते हैं। अब बलयुग्म बनते हैं तो बार बार एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं, लेकिन विद्युत धारा की दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तन। मतलब यहाँ पर देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, A से B की ओर, जबकि यहाँ पर C से D की ओर। तो इस परिस्थिति में क्या होते हैं, धारा प्रेरित होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यहाँ पर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं और इस लूप में धारा प्रेरित होने लगते हैं। और धारा की दिशा हम ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम लगाएं, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें धारा प्रेरित होते हैं। और जब धारा प्रेरित होते हैं तो इस परिघटना को ही क्या बोलते हैं, धारा प्रेरित हो गया। नहीं, और धारा प्रेरित हुआ तो इसका वर्क में क्या होंगे, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो सर्पी वलय है, तो सर्पी वलय होने के कारण यहाँ पर जो धारा है वो निश्चित समय अंतराल में अपनी दिशा को बदल रहा है। जैसे ही रोटेट करेगा तो एक बार में AB की ओर जा रहा है, अब पुनः क्या कर रहा है, अपनी दिशा को क्या कर दिया, अपोजिट। तो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ये जो धारा उत्पन्न होगा इसे हम बोलते हैं AC करंट। इसे क्या बोलते हैं, AC अल्टरनेट करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो क्लियर है। तो देखिए हम भाषा में क्या लिखा हुआ है, तो आप
यहाँ पर देख सकते हैं CD और AB को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। जब दोनों वलय से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली AB ऊपर की ओर और भुजा CD नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो चुंबकीय बल रेखा को काटती है तथा चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होने के कारण यहाँ पर धारा प्रेरित होते हैं। धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कुंडली में ABCD की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्ध घूर्णन के बाद CD भुजा ऊपर तथा AB नीचे की ओर जाने लगती है, तो दोनों भुजा में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। मतलब इसमें बार बार निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को क्या कर लेती है, विद्युत धारा बदल देती है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, DC BK की दिशा में प्रवाहित होती है, अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद क्रमिक रूप से भुजा में विद्युत धारा की ध्रुवता में परिवर्तन होती रहती है। तो जो धारा समान समय अंतराल में अपनी दिशा को बदलती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। एवं उत्पन्न करने वाला ऐसा युक्ति जो है, ऐसा जनित्र है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बोलते हैं, जो कि आपको बताए हैं इससे पहले। और ये उसकी भाषा लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दिष्ट धारा का, तो दिष्ट धारा में क्या होते हैं, वहां पर सर्पी वलय के स्थान पर हम क्या करते हैं, खंडित वलय का उपयोग कर लेते हैं। तो जब खंडित वलय का प्रयोग करते हैं तो वहां पर दिशा, ये जो धारा की दिशा है वो बदलते हुए, तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, खंडित होने के कारण वहां पर धारा एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होती रहती है। देखिए, तो दिष्ट धारा जनित्र में अलग अलग वलयों के स्थान पर हम क्या करते हैं, खंडित वलय का इस्तेमाल करते हैं, जो दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। मतलब उसमें धारा की दिशा परिवर्तित होने नहीं देता है। तो दोनों ब्रूसों के स्थान पर निश्चित रहते हैं। इस व्यवस्था में एक दिशीय विद्युत धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और ये आपको लॉन्ग टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग टाइप में पूछा जाएंगे तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, विद्युत जनित्र क्या है, नहीं उसकी बनावट कैसी है, उसका क्रिया विधि कैसी है। तो आपको ये 5 नंबर में प्रश्न, और ये हमारे टॉपिक का लास्ट, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो चलिए, एक और छोटा सा एक टॉपिक होता है AC और DC। AC में क्या होता है, जब विद्युत धारा निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, AC अर्थात प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। जब विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, नहीं निश्चित डायरेक्शन में प्रवाहित होते रहती है, तो ऐसे मतलब निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को नहीं बदलती है, ठीक उसके अपोजिट, उसे हम क्या बोलते हैं, DC नहीं दिष्ट धारा बोलते हैं उसे। ये एक टॉपिक है। तो चलिए, हम मिलते हैं पुनः अगले क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं हम अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ।